wabarakatuh. This is Dr. Najam from Mac Collegiate. Dear students of grade 9, welcome to the new session और आई होप दैट कि आप तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खैरियत से होंगे। तो आजकल जिस किस्म के पैंडेमिक के हालात चल रहे हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट, तो आप तमाम लोग बहुत ज़्यादा अपनी केयर करें और बिला ज़रूरत बिल्कुल बाहर ना निकलें। इसके अलावा अब जो है डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग है, तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस होगा कि इस तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। तो दिस इज इफेक्टिव यूज ऑफ इंटरनेट। तो आज की जो हमारी बेसिकली क्लास है वो आप लोगों का पहला ओरिएंटेशन लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, अब अगर हम जरा बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which includes structure, composition and properties of matter. अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज पर्टिकुलर जिसके अंदर दो चीजें बड़ी हम प्रॉपर्टी वाइज जो है वो देखते हैं। नंबर 1 द मास एंड द सेकंड थिंग इज द वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इर्द गिर्द में जितनी सारी चीजें हैं जिसका कुछ ना कुछ मास हो, वजन हो और उसका कुछ वॉल्यूम हो, यानी कि वो कितनी स्पेस को कवर करता है, ठीक है, वो मैटर है। अब आप जिस चीज को भी आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द, फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर बहुत सारी चीजें जिसको हम मैटर कंसीडर कर सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती है। अब जैसे अगर मैं गैस की बात करूं, हम तमाम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं फॉर अवर सर्वाइवल, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, गैस है। इसी तरह हमारे स्टोव में से जो गैस निकल रही है दैट इज मीथेन, ठीक है। पेट्रोल लिक्विड में आ जाता है। पानी जो सबसे ज्यादा हमारे लिए बड़ा एसेंशियल है, वाटर लिक्विड है। इसी तरह सॉलिड में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप जिस चेयर पे बैठे हैं वो भी सॉलिड है। आप जिस गैजेट के थ्रू मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वो भी सॉलिड है। इसी तरह खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिसको हम लिक्विड्स में भी कंसिडर करते हैं, सॉलिड में भी कंसिडर करते हैं। तो बेसिकली केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री बुनियादी तौर पे आपके पास शुरू से लेकर आखिर तक जितनी चीजें हम लोग मतलब यूज करते हैं, या जितनी चीजों को हम देखते हैं, जितनी चीजों को हम खुद भी या किसी और रिसोर्स के थ्रू हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके मैटर पे ही इंटैक्ट होती है, ठीक है। तो मैटर की जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। अब अगर मैं यहाँ पे मास की पर्टिकुलर चीज की बात करूं तो मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है, दैट इज कॉल्ड इट्स मास। और वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी, ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर के अलावा अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज की, तो एवरी मैटर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स अपॉन देयर नेचर, ऑल्दो दैट कि उसमें हम कौन सी चीज को कंसिडर करना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ सॉलिड वन, तो सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी सॉलिड स्टफ है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा इवन मोबाइल फोन भी है, इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सॉलिड स्टफ। तो सॉलिड स्टफ के अंदर आपके पास उसका शेप, साइज, ये तमाम चीजें क्या होती हैं? ये तमाम चीजें आपके पास बिल्कुल परफेक्ट होती है। ज्योमेट्री उसकी बिल्कुल फिक्स होती है। पार्टिकल्स यानी कि जिस चीज से वो बना हुआ है वो पार्टिकल्स एकदम रिजिड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, गैप उसके अंदर नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स के बारे में एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट कि लिक्विड्स कैन नॉट रिटेन देयर शेप। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, ठीक है। आप देखते हो ना, ग्लास में पानी आपने लिया, वही पानी आपने बॉटल के अंदर एंटर कर दिया, तो बेसिकली वो उस ऑब्जेक्ट के शेप को तो रिटेन कर जाएगा, लेकिन उसका खुद से कोई शेप नहीं होता। अब सवाल यहाँ पे क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट नहीं होते, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए नहीं होते, उनकी फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। दैट इज वाई वो पार्टिकल्स जो हैं अपना शेप रिटेन नहीं कर पाते।
सेम केस विद द गैसेस। अगर हम गैसेस को देखते हैं तो हमें बेसिकली नजर नहीं आती। अब जैसे मैंने सेंटेंस बोला हम गैसेस को देखते हैं, तो ये सेंटेंस ही पर्टिकुलरली गलत है अगर टेक्निकल वे में बात की जाए, बिकॉज वी कैन नॉट सी गैस, वी कैन जस्ट फील, लेकिन हम उसको नजर नहीं आता। अब जैसे एयर है, हम कहते हैं ना एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, लेकिन एयर तो हमें दिखती है? ऑब्वियसली नॉट। जो फील होती है आपको, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा दूर होते हैं कि उनको आप देख नहीं पाते, वो शेप अपना रिटेन ही नहीं कर पाते। तो बेसिकली हमारे इर्द गिर्द में जितनी सारी चीजें मौजूद हैं वो इन्हीं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर ही हमें मिल रही होती है। अगर मैं इटसेल्फ बात करूं, अल्लाह ताला ने हमें किससे बनाया? मिट्टी से बनाया, सैंड। और सैंड का फार्मूला क्या है? SiO2। तो एलिमेंटल कंपोजिशन खुद हमारे अंदर मौजूद है। इसी तरीके से हमें जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, हमें बहुत सारे ऐसे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे डाइट के अंदर मौजूद होते हैं। आयरन हो गया, जिंक हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, लेकिन ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इवन हमारा ब्लड, इट्स मेड बाय द हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन के अंदर जो बेसिकली जो रेड कंटेंट होता है वो क्या है? दैट्स राइट। तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, और उसको अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, हमारे सोने जागने, खाने पीने, हर चीज़ के अंदर जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं वो बहुत सारे केमिकल्स हैं। टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू, कुकिंग ऑयल हो गया, ये सब केमिकल्स हैं। इवन आप जो बड़े मज़े से मायोनीज खाते हो, जैम वगैरह खाते हो, ब्लू बैंड मार्जरीन स्प्रेड जो होते हैं, ये सब क्या है? ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हो। तो chemistry is everywhere, and we can say that we cannot survive without chemicals and without chemistry. Even जिंदा रहने के लिए तुम्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, वो भी है केमिकल। एक्सेल हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी है केमिकल, ठीक है। बड़ी मशहूर एक टैबलेट का नाम सबको पता होगा, पैनाडोल, जो आजकल बड़ी चल रही है, ये भी केमिकल है, ठीक है। सो केमिकल्स के बगैर आपका गुजारा नहीं है। इवन ओजोन लेयर जो कि जमीन को प्रोटेक्ट करती है, इट इज ऑल्सो अ केमिकल, ठीक है। तो इसी को अगर हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करें, तो केमिस्ट्री इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि आप इसको इजीली कवर नहीं कर सकते। मतलब कि एक ही दफा में उसको हम कवर नहीं कर सकते। तो वी जस्ट टू डिवाइड all the content into different type of branches. So here we go. Number one branch, that is your organic chemistry. Organic mean natural, and regarding about the organic chemistry, we just to say that in the old context as a carbon chemistry, because organic chemistry definition is that a branch in which we study about carbon and hydrogen. And although among elements, carbon and hydrogen, these two elements make million, billion और trillions compound, even infinite compounds. उन compounds की जो chemistry है उसको organic chemistry कहते हैं। इसके अलावा फूड केमिस्ट्री, अच्छा भी फूड केमिस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको बताता हूँ मैं आगे चल। फॉसिल फ्यूल पे पहले बात करते हैं। ये जो पेट्रोल, मीथेन गैस, जो सुई गैस जिसको तुम कहते हो, इसके अलावा जितने भी हमारे फ्यूल्स हैं वो सारे के सारे आपके पास इसी से रिलेटेड हैं, यानी कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फूड केमिस्ट्री की, तो फूड केमिस्ट्री में जो हमारे पास जो तीन बेसिक कंटेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इन तीन में से जो फैट है ये आपके पास ऑर्गेनिक है, ठीक है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी हम उसको ऑर्गेनिक केमिकल्स में ही कंसिडर करते हैं। फॉसिल फ्यूल की जहां तक बात है, तो फॉसिल फ्यूल को बेसिकली हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, और ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ऐसी चीज है जिसको आप लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। इसको लेबोरेटरी प्रिपेयर करना बहुत मतलब मुश्किल काम है, आप इसको खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला ने बहुत जमीन के बहुत ज्यादा नीचे डेप्थ इनको रखा, और हम इनको निकालते हैं, और निकालने के बाद इनको रिफाइन करने के बाद इसमें से हम अपना जो फ्यूल है वो निकाल इसको यूज करते
and even from fossil fuels we get more than 500 products, और उसमें से एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल जाया होने वाला है या बेकार है, ऐसा नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द वन ऑफ द मोस्ट द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, और हमारे सर्वाइवल के लिए इवन द फूड केमिस्ट्री, और आजकल जो हमारा इंडस्ट्रियल एज है उसके अंदर जो हमारे फ्यूल्स की जो इंपॉर्टेंस है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती या हमें इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता होती, तो वी डिडंट न्यू अबाउट these content. After organic chemistry, most important is inorganic. Now, basic difference between the organic chemistry and inorganic chemistry is that organic chemistry is related with the hydrocarbons, any carbon and hydrogen chemical context and their derivatives. But inorganic chemistry, rest of the other chemicals, यानी हाइड्रोकार्बन और उनके जो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि उनसे रिलेटेड जो कंपाउंड्स बन रहे हैं या उनकी हेल्प से जो तुम कंपाउंड बना रहे हो, ऑर्गेनिक केमिकल्स की हेल्प से जो कंपाउंड बना रहे हो, ठीक है, उन कंपाउंड्स के अलावा आपके पास जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे के सारे आपके इसी के अंदर जा रहे होते हैं। लाइक ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्व मटेरियल केमिस्ट्री एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो इसकी जो तीन जो बेसिक कंटेंट है, इन्वॉल्व ऑल एलिमेंट्स। इन्वॉल्व ऑल एलिमेंट्स का क्या मतलब है? आप डिफरेंट केमिकल्स पढ़ते हो जिसमें से तीन बड़े कॉमन केमिकल्स हैं, सॉल्ट्स, बेसिस एंड एसिड्स। इन तमाम जो केमिकल्स हैं इनके अंदर जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है, इनके कंपोजिशन होते हैं, वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली जब हम बात करते हैं तो उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी केमिकल्स हैं, जो भी केमिकल है, वो सारा का सारा इनऑर्गेनिक में इन्वॉल्व होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशंस, इनके केमिकल रिएक्शंस, जैसे कि मेटल विद अ नॉन मेटल, नॉन मेटल विद अ नॉन मेटल, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं। अगर मैं सॉल्ट्स की एग्जांपल दूं तो उसमें सबसे जो मशहूर एग्जांपल है वो हमारे पास किस चीज़ की है? सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो हम अपने घरों में यूज करते हैं खाने के लिए, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। सिमिलरली वी आर यूजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इन डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन्स, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज एन अल्कली विच इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। तो ये भी हमारे पास बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। Although that about the chemical reactions, तो chemical reactions के बारे में अगर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें डिफरेंट हर वो केमिकल एक्टिविटी या हर वो एक्टिविटी जिसके अंदर हमें दो चीजों को मिला के कुछ नया बन रहा हो, कुछ नई चीज आ रही हो, दैट वी कॉल इट अ केमिकल रिएक्शन। इसकी इजीली एग्जांपल मैं इस तरह ले सकता हूँ कि जब हम बारबेक्यू करते हैं, तो बारबेक्यू करते हुए जो हम कोल को बर्न करना शुरू करते हैं, ठीक है, और फिर वो कोल बर्न करने के बाद जब वो जलता है कोयला, तो उसके रिजल्ट में क्या बनती है? गैस बनती है और एनर्जी बहुत सारी निकलती है। दैट एनर्जी वी यूज टू कुक अवर फूड, तो इट इज अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यू कैन से, ठीक है, क्योंकि वो कोल था, कोल से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और वो ऐसा प्रोडक्ट है उसको वापस से तुम दोबारा से उस गैस को जमा करके कोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड कंटेंट की, दैट्स कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व मैटर एंड एनर्जी। नाउ मैटर के ऊपर मैं पहले भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली इन्वॉल्व होती है उन तमाम चीजों के से रिलेटेड जो कि हमें डिफरेंट केमिकल्स का या डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन, इसके अलावा वो कितनी क्वांटिटी में किस तरह इन्वॉल्व होंगे, इन तमाम चीजों को बताया। हीटिंग एंड फ्रीजिंग, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी स्टेट की अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट है जो सॉलिड स्टेट में है, अगर मैं उसको मेल्ट करना चाहता हूं तो डेफिनेटली मैं उसको हीट करूंगा ताकि वो अपने सॉलिड स्टेट से इसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसी तरह के जो फिजिकल फिनोमेना होते हैं उनको भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। Now the most important thing, that's your exothermic and endothermic.
एक्सोथर्मिक क्या चीज? एक्सोथर्मिक मीन अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इन्वॉल्व, यानी कि कोई भी ऐसी केमिकल परफॉर्मेंस या कोई भी ऐसी केमिकल एक्टिविटी जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व हो और हमें हीट इवॉल्व होती हुई नजर आ रही है। जैसे चूल्हा जो हम बर्न करते हैं या कोल को हम बर्न करते हैं या फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं, तो ये तमाम चीजें क्या है? एनर्जी प्रोवाइडर। और ये एनर्जी प्रोवाइडर होने की वजह से इसको हम एक्सोथर्मिक कैटेगरी के अंदर। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे एक जो कंसर्न है, दैट इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज रिलेटेड अबाउट एटम न्यूक्लियस। एज वी नो अबाउट दैट कि न्यूक्लियस क्या होता है एटम का? वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके अंदर दो बेसिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में तो आई होप के तमाम लोगों को पता ही होगा। एंड दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज होती है वो हम मल्टीपल पर्पजेस के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। उससे हम कंस्ट्रक्टिव वर्क भी कर सकते हैं, जैसे कि बिजली वगैरह जनरेट करना और टर्बाइंस को रन करना, और हम डिस्ट्रक्टिव वर्क भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसकी जो एनर्जी होती है वो डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। तो ये तमाम चीजें जो जिसमें एटम इन्वॉल्व हो इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल साइंसेस, तो वहां पे फिर हम इसको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कंसिडर करते हैं। नाउ द बायोकेमिस्ट्री, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच। और आजकल जिस किस्म का सिनारियो चल रहा है उसमें बायोलॉजिकल कंटेंट विद द केमिकल फॉर्मेशंस, तो ये बड़ा आज जो है आज की समझो के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसको हम कह सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली इन्वॉल्व लिविंग chemistry, you can say, and it is a bit involved with our environment as well. So biochemistry के साथ एक और जो ब्रांच इंटरकनेक्ट होती है, that is our environmental chemistry. Biochemistry also involves your proteins. DNA का नाम आजकल सुना होगा तुम लोगों ने। DNA जैसे भी अनफॉर्चुनेटली चांद्रात का जो जहाज का जो एक इंसिडेंट हुआ कराची के अंदर, उसमें जब जो है वो बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए किया जा रहा है। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली डीएनए अब किस तरह होता है, डीएनए किन तरीकों से उसको जो है वो आपने एक्सप्लोर करना है, क्या आपने उसके अंदर जो है वो फॉर्मेशंस रखनी है, ये सारी चीजें हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। मेडिकल रिसर्च, जैसे अगर एक और मैं बात करूँ, आजकल जो पैंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस कोविड-19, सो अब उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है वैक्सीन को बनाने के लिए। इसी तरीके से डिफरेंट किस्म की डिजीजेस हैं और वो डिजीजेस बेसिकली हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, एंड दैट पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट इज लिंक्ड विद फॉर अवर मैनकाइंड। और इसी से रिलेटेड जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो जर्नल कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम अपनी मैनकाइंड को फायदा पहुंचा सकें, उनके जरिए हम डिफरेंट चीजों को लेकर कर सकें। तो वो तमाम का तमाम जो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट हमें ये बताए कि हम कौन से केमिकल्स को यूज कर सकते हैं, कौन से केमिकल्स को यूज नहीं कर सकते हैं, कौन सी चीज हमारे फायदे में है, कौन सी चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो दिस इज ऑल इन ऑल अबाउट योर बायोकेमिस्ट्री। इवन कोई भी जब न्यू मेडिसिन बनती है तो उस न्यू मेडिसिन के लिए आपके पास जो है इसी से रिलेटेड लिंक जो है वो चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे पास जो केमिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती हैं और उन केमिकल कॉन्टेक्स्ट को हम फिर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इवन ये कि हमारी बॉडी की अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो कुछ जो चल रहा है वो सारा का सारा क्या है? बायो केमिकल कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है। इसके बाद अगर मजीद बात करें, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली आप एक ऐसा फॉर्मेशन या हम ये कहेंगे ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जी डिफरेंट किस्म की एनालिसिस और केमिकल रिसर्चेस। अब देखो, तीन चीजों के ऊपर ये बेस करता है। ठीक है, एनालिटिकल जो है आपका क्राइटेरिया वो तीन चीजों पर बेस करता है। नंबर वन,
किसी भी चीज की काइंड, ठीक है, काइंड। नंबर 2 क्वालिटी एंड नंबर 3 क्वांटिटी। काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, इन तीन चीजों पे ये आपका एनालिटिकल डाटा जो है वो रिट्रीव करता है। कोई भी रिसर्च होती है तो सबसे पहले तो आप उसमें ये डिफाइन करते हैं कि आप किस काइंड के ऊपर आप चल रहे हो, यानी कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद आप एक चीज को आप पहले सेलेक्ट करते हो। आफ्टर दैट आप ये इंश्योर करते हो कि आप उसकी जो भी आपका रिसर्च एनालिसिस है वो आप किस हद तक या कितनी ज्यादा उसके अंदर डाटा या कितना ज्यादा डीप उसकी रिसर्च आप कर सकते हो। दैट्स मेक्स द क्वालिटी। अब जितने ज्यादा आपकी रिसर्च होगी, जितना ज्यादा आपका एक्सप्लोरेशन होगा, उतनी ज्यादा उसकी क्वालिटी मैटर करेगी। एंड देन वी गो फॉर द क्वांटिटी। तो ऑल दीज स्टफ रिलेटेड अबाउट क्वालिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, काइंड एंड द क्वांटिटी, ये आपके एनालिटिकल डाटा के अंदर चली जाती है, ठीक है। एनालिटिकल डाटा से रिलेटेड अगर हम बात करें, इसके बाद मजीद जितनी ब्रांचेस को हम सम अप करते हैं, दैट इज एक्चुअली योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें प्रेडिक्शंस, यानी कि अब मैं अगर एक बात कहता हूं कि भाई दिसंबर 2020 में कोरोना वैक्सीन आ जाए, ठीक है, अब मेरे पास डेफिनेटली कोई ना कोई एविडेंसेस होंगे, कोई ना कोई मेरे पास रिसर्च अपडेशन होगी, जिसके बेहाफ पे मैं ये वर्ल्ड वाइड क्लेम कर रहा हूँ कि हम जो है वो 2020 दिसंबर तक ये वैक्सीन जो है वो कर लेंगे। लेकिन अब कर लेंगे यानी कि अब ये कोशिश तो हो रही है, ऑन पेपर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ तक हम हो जाएंगे, बट नॉट, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो होगा या नहीं होगा। दैट इज एक्चुअली थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट कि मैंने एक टारगेट रखा हुआ है, बाकी गॉड नोस कि वो टारगेट मेरा कंप्लीट होता है या नहीं होता। इसी तरह मैथमेटिकल मॉडल्स, जैसे कि अगेन मैं कोविड की एग्जांपल देता हूँ, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है, वो डिफरेंट किस्म के मॉडल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई एक कंट्री है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो अबाउट 1 करोड़ है, ठीक है। अब अगर वहां पे कोविड स्प्रेड करता है तो उस कंट्री के 2% से 3% जो लोग हैं वो इंतकाल कर सकते हैं। तो उस मॉडल को रख के अगर वहां के हम हालात का जायजा लें कि भाई वहां पे ये चीजें हो रही हैं, यानी कि वहां पे लोग जो हैं वो इतना ज्यादा ख्याल नहीं कर रहे हैं, या लोग मास्क पहन के बाहर नहीं निकलते हैं, या लोग वहां पे सैनिटाइजर्स या हैंड वॉश यानी कि सफाई का कोई निज़ाम नहीं है, तो उस हिसाब से रेशो बढ़ रहा है। पर ये इस तरीके से फिर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो ये चीजें भी हमें हेल्प करती हैं डाटा एनालिसिस के अंदर। एंड सिमिलरली इन तमाम चीजों के बाद वी गो फॉर केमिस्ट्री फाउंडेशंस। तो ये तमाम जो चीजें हैं बेसिकली अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें तो कवरिंग इसकी कहीं ना कहीं जाके चल रही होती है। और वो तमाम ब्रांचेस जो कि हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एटॉमिक केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो पॉलीमर केमिस्ट्री है। पॉलीमर केमिस्ट्री बेसिकली इज लिंक्ड विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स डिफरेंट टाइप के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर बेस करते हैं। जैसे कि आपके पास प्लास्टिक है, दैट्स कॉल्ड द पॉलीथीन। इसके अलावा हमारे घरों में जो वायर्स लगे होते हैं, पाइप्स यूज होते हैं, दैट्स कॉल्ड द पीवीसी पाइप्स, इट्स अ पॉलीविनाइल क्लोराइड। कपड़े हम पहनते हैं पॉलीएस्टर, पॉली जहां पे लग जाए ना तो समझ जाओ कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, यानी कि केमिकल कैसे बनते हैं। सो दिस इज एक्चुअली योर sum up of your chemistry tree. Chemistry is related about the theoretical यानी कि जो हम काम करते हैं, कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। जब हमारा डाटा होगा तो हम ये एक एनालाइजेशन के ऊपर जाएंगे। उसके बाद इसी से रिलेटेड जुड़ी हैं आपके पास डिफरेंट किस्म की आपके पास बायोडाइवर्सिटी कॉन्टेक्स्ट। तो ये था भाई आज का लेक्चर, और आई होप दैट कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन इंशाल्लाह नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपके पास डिफरेंट फोरम्स हैं, मैक का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर आप मैसेजेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो गूगल क्लासरूम है जिसमें अपलोड होगा उसके अंदर आप वो डाल सकते हैं अपना कोई भी क्वेश्चन, तो मैं उसका इंशाल्लाह आंसर दूंगा।
तो जब तक हम इसी पैंडेमिक के अंदर चल रहे हैं, इसी तरह आप लोगों से इंटरेक्शन में रहेगा ऑन कॉल्स, वीडियो फॉर्मेशन के अंदर इंशाल्लाह। तो तमाम लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है, गैर ज़रूरी तौर पर बिल्कुल बाहर मत जाइएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।